वेलकम बैक टू द एटॉमिक एकेडमी। एटॉमिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, और आज हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रिजोनेंस। ओके, तो आइए हम सीधा आज के हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक लिख लीजिए। मेनली हम जीओसी को तीन भागों में पढ़ते हैं। जीओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीन फॉर्म कहने का मतलब एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या क्या होते हैं तो आपके इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, आपका होता है फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और आपका रिजोनेंस। ओके, एक और होता है जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीन मुख्य रूप से आपके ऑर्गेनिक इफेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, और आपका रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सभी आपकी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं। दूसरा जीओसी में हम पढ़ेंगे एक होता है FIR इफेक्ट, दूसरा होता है FIP इफेक्ट। और इस जीओसी के अंतर्गत हम तीसरा चीज पढ़ेंगे, वो होगा आपका एप्लीकेशन। ओके, इस जीओसी का एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन जैसे कि देखो एसिडिटी। एसिडिटी निकालना, आपको कोई कंपाउंड गिवन होगा उसको आपको एसिडिटी निकालने के लिए दिया जा सकता है, या फिर बेसिसिटी निकालना। ओके, कोई कंपाउंड आपको दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इसका बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है। ओके, लगभग हर एग्जाम में ये एसिडिटी और बेसिडिटी ऑर्डर पूछा ही जाता है, चाहे आप केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम दिलाओगे वहां पे एसिडिटी और बेसिडिटी से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं। इसलिए आपका जीओसी काफी इम्पोर्टेंट है। ओके, आप कोई भी केमिस्ट्री का एग्जाम दिलाओगे तो उसमें आपको जीओसी के पोर्शन से 10 से 12 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, और हम देखेंगे एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, स्टेबिलिटी, और क्या होता है इसी के साथ में एक रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पूछता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, और एक लास्ट में
एरोमैटिसिटी। ओके, इस जीओसी की लेक्चर सीरीज में हम इतना सारा चीज सीखेंगे। ओके, पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम एफआईआर इफेक्ट और एसआईपी इफेक्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद इन सब का एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। ओके, तो आइए अब सीधा हम हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता क्या है। ओके, हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जीओसी नहीं जानोगे तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आना नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आपको जीओसी सीखना ही होगा। जब तक आप बेसिक बातों को ध्यान जानेंगे नहीं तब तक आप उसके एडवांस केमिस्ट्री को नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ये एकदम सा बेसिक है ना केमिस्ट्री का। चलो, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन ये सब होते हैं। लेकिन ये कहाँ पे होते हैं, किसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? तो आइए देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया हो रही है। ओके, कोई रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन में क्या क्या होता है? एक रिएक्टेंट होता है। ओके, इस प्रकार से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका रिएक्टेंट आगे बढ़ता है और आपका एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। ओके, अभी देखो इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो तीर का निशान दिख रहा है, यहाँ पे होता है आपका रिएजेंट। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि इन्हीं दोनों के बीच में क्या होता है? अभिक्रिया होता है, और यही दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, रिएक्टेंट और रिएजेंट आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। और मैंने बताया था रिएक्टेंट यदि इलेक्ट्रोफाइल है तो रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, और यदि आपका रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल है तो रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। ओके, यदि मान लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या फिर ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने डिटेल से लेक्चर 1 में सीखा था। यदि आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एटॉमिक एकेडमी पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको यह देखने को मिल जाएगा। अभी देखो इलेक्ट्रोफाइल है रिएक्टेंट, न्यूक्लियोफाइल है रिएजेंट। ओके, तो रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अभी रिएजेंट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को देगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पे जाके एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है ना, इसी को हम बोलेंगे अभी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ओके, अभी देखो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट। ओके, अब इस इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को हम एक और नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इसको हम एक और नाम देते हैं, उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ओके, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कहने का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही होना है। ओके, मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। तो एक स्थान से दूसरे इलेक्ट्रॉन की एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज की ओर इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट या फिर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब ये जो मूवमेंट होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा उनके कई कारण हो सकते हैं। ओके,
यदि विद्युत ऋणात्मकता कारण है तब हम उनको इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे, यदि लोन पेयर उसके कारण है तो हम मेसोमेरिक इफेक्ट्स बोलेंगे, या उनके रूपों में एक दूसरे में लगातार परिवर्तन होना है तो रिजोनेंस बोलेंगे। तो इस प्रकार हम अलग अलग कारणों से उनको अलग अलग इफेक्ट्स का नाम देंगे। ओके, चलिए आइए अब और डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, एक सेकंड, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ये दो प्रकार से होता है। पहला परमानेंट, परमानेंट इफेक्ट। दूसरा होता है आपका टेम्पररी इफेक्ट। ओके, अब सवाल उठता है कि हम किसको परमानेंट बोलेंगे और किसको टेम्पररी बोलेंगे। परमानेंट करने का मतलब जो फिक्स होता है, जिसमें एक बार परिवर्तन होने के बाद उसमें दोबारा वह परिवर्तन नहीं होता। ओके, टेम्पररी का मतलब वो एक दूसरे में लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। ओके, तो परमानेंट में आपका इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। ओके, परमानेंट इफेक्ट मतलब such type of displacement, okay, such a type of displacement or the movement also takes place in the absence of reagent। okay, इसमें किसी reagent की आवश्यकता नहीं होगा, वह अपने आप परमानेंट टाइप से एक रूप से दूसरे रूप में जाएगा और वहीं जाके स्टेबल हो जाएगा। ओके, टेम्पररी इफेक्ट किसको बोलेंगे? सच टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक ऐसे प्रकार का मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, यह रिएजेंट के प्रेजेंट में होगा। ओके, जो टेम्पररी इफेक्ट होगा उसमें रिएजेंट होगा, उसमें रिएजेंट का प्रभाव रहेगा, जबकि परमानेंट इफेक्ट में रिएजेंट का कोई प्रभाव नहीं होगा, वो अपने आप से होगा और एक रूप से जब दूसरे रूप में चला जाएगा तब उसमें फिर से परिवर्तन नहीं होगा। ओके, परमानेंट टाइप से होगा। तो परमानेंट आपके होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स, हाइपर कॉन्जुगेशन और आपका रिजोनेंस। ओके, ये तीन आपके परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं। ओके, और टेम्पररी में आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दो प्रकार से होता है, पहला परमानेंट इफेक्ट, दूसरा टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में आपका रिएजेंट नहीं होता है, जबकि टेम्पररी इफेक्ट में रिएजेंट का पार्टिसिपेशन होता है। और परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रिजोनेंस। ओके, टेम्पररी इफेक्ट्स में कौन कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे कि देखो एक एग्जांपल देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स में। माना कि ये कोई आपका ओलेफिन है। ओके, ओलेफिन है, ये कुछ इस प्रकार से मैंने इसमें HCl डाला। ठीक है, अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। मैंने पिछली कक्षा में बता रखा था जब हमने पढ़ा था, तो पाई वन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल में हमने पढ़ा था ना कि जो
ओलिफिन होते हैं या डबल बंड होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और बना कुछ इस प्रकार से लेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्लस आपका Cl में नेगेटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहाँ पे अटैक करेगा और जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा, H और Cl। ओके, तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, पाई से ये आपका न्यूक्लियोफाइल बना, ये जो हाइड्रोजन है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल बना। ओके, तो पाई वन के मूवमेंट को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, जब केवल पाई वन का मूवमेंट हो या डिस्प्लेसमेंट हो तब हम उस इफेक्ट को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आसान है पहचानना, जहां पे भी आपको केवल पाई वन का मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले तब उस इफेक्ट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, चलिए अब सीधा हम परमानेंट इफेक्ट हमारा इंडक्टिव इफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानेंगे। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलेंगे, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब सिग्मा बॉन्ड। ओके, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोल सकूं तो कोई मॉलिक्यूल कोवैलेंट बंध रखता हो। कोवैलेंट बंध मतलब आपसी जो एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा जो बंध बनाता है उसको हम कोवैलेंट बंध कहते हैं, या संयोजक बंध बोलते हैं उसको। तो जो सिग्मा बंध होगा उसी में आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखो इंडक्टिव इफेक्ट इट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। और कहाँ पे होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। ओके, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। ओके, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है ना, केवल आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसमें ना आपको पाई वन देखना है, ना लोन पेयर देखना है, ना कुछ और भी चीज देखना है। आपको केवल देखना क्या है, विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर। ओके, चलो ये दो तीन पॉइंट जो मैंने बोला चाहो तो आप उसको लिख भी सकते हो। लिखना हो तो देखो मैं लिख भी देता हूँ कुछ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। चलो, इट इज अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, ये क्यों उत्पन्न होता है, इट इज अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज परमानेंट इफेक्ट। इट इज permanent effect, inductive effect it is a permanent effect and it is arise due to electronegativity difference। third point लिखो, here sigma। तो चाहो तो ओनली भी लिख सकते हो, here यहाँ पे लिखना होता here only
सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट, ओके। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का बस डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है ना। चलो फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फोर्थ पॉइंट में लिखो, जैसे जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की दूरी बढ़ती जाती है, इस इफेक्ट की जो प्रभाव है वो भी कम होते जाता है। कहने का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से है, मान लो हमारे पास कोई एक कार्बन की श्रृंखला है, ये इस प्रकार का, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जुड़ा है, जैसे कि मैं क्लोरीन यूज कर लेता हूँ, ओके। ये क्या है? EN वाला एटम है, यह है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4। अभी देखो कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है वह कार्बन 1 से डायरेक्ट अटैच है, तो क्या होगा? इस पे प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, ओके। विद्युत ऋणात्मकता वाला जो एटम है वो डायरेक्ट कार्बन से अटैक है, तो जिस कार्बन से वो डायरेक्ट अटैक है उसमें अपना प्रभाव अधिक डालेगा, क्योंकि उससे वह डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा। तो इस कारण से जो कार्बन 1 होगा उस पे इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव ज्यादा होगा। जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ते जाएगा, उस विद्युत ऋणात्मकता एटम होगा उसका प्रभाव भी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, ओके। ओके, तो जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वह कार्बन 1 पे अपना अधिक प्रभाव डालेगा, उसके बाद कार्बन 2 पे और कार्बन 3 पे। और इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन 3 के बाद के इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया जाता है, मतलब कार्बन 4 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ओके। जनरली कार्बन 3 तक ही आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ओके। तो कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3, ये कार्बन 3 तक ही आपको इंडक्टिव इफेक्ट को देखना है, उसके बाद आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में नहीं सोचना है, ओके। दैट इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट ना, आल्सो नोन एज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। एक पांचवा पॉइंट भी लिख लो, दैट इज कहने का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इट इज अ डिस्टेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट, ओके। इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, मतलब यह दूरी के प्रभाव है एक प्रकार का, जितना ज्यादा नजदीक में होगा उतना ज्यादा इफेक्ट ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रभाव है वो भी कम होते जाएगा, ओके। थर्ड कार्बन के बाद हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ओके। कार्बन 3 तक ही हम इसके प्रभाव को देखते हैं। चलो, अब इंडक्टिव इफेक्ट को और अच्छे से भी समझना है तो हमको एक विद्युत ऋणात्मकता भी को समझना होगा। जब विद्युत ऋणात्मकता को समझ जाएंगे तब हमको इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट और अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट के प्रकार को पढ़ेंगे। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, तो हम डायरेक्ट अभी ऑर्गेनिक के लेवल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहने का मतलब पावरफुल, ओके। अब ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज अराइज ड्यू टू द जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, तब हम इसको और अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे कि कैसे नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना, उसके कारण से उसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है, नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज आता है,
और इस कारण से उसमें जो प्रभावी नाभिकीय आवेश लगता है उनसे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरेशन होता है। जब हम ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब डिटेल्स इसको और समझाएंगे। अभी जानो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह पेरियोडिक टेबल में किस किस प्रकार से बढ़ता या घटता है। तो देखो, जब पेरियोडिक टेबल में हम बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं कहने का मतलब बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ओके। तो इस क्रम में जब जाएंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब हम टॉप टू बॉटम नीचे की ओर आएंगे तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटता जाएगा, ओके। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह ऊपर से नीचे आने में घटता है और बाएं से दाएं जाने में बढ़ता है, ओके। अब इसी में एक और हमको समझना है, परसेंट ऑफ एस करेक्टर। ऑर्गेनिक में ये परसेंट एस करेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंट ऑफ एस करेक्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम समझते हैं परसेंट ऑफ एस करेक्टर को। एस करेक्टर कहने का मतलब आप लोग चार कक्षक जानते हैं, एस, पी, डी, एफ, ओके। तो जो हमारा एस कक्षक है, तो एस कक्षक में जो आपका एफ ऑर्बिटल का जितना ज्यादा प्राथमिकता होगा वह कंपाउंड उतना ही ज्यादा विद्युत ऋणी होगा। परसेंट एस कहने का मतलब जैसे कि देखो, आपके पास एस है, पी है और डी और एफ, ओके। अब इनके बीच क्या होगा, मिक्सिंग होगा, जिसको हमने ओवरलैपिंग नाम दे रखा था ना। जब एफ, पी, डी, एफ इनके बीच ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग करने का मतलब मिक्सिंग, मिक्सिंग करने का मतलब आपसी आपस में मिलना, ओके। जैसे संकरण का व्युत्पत्ति हुआ, हम इसको वीबीटी के अंतर्गत पढ़ते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत में, कि जो हमारा एफ, पी, डी, एफ कक्षक है उनके बीच ओवरलैपिंग होता है, एफ एफ ओवरलैपिंग, एफ पी ओवरलैपिंग, ओके। तो उसके द्वारा आपका हाइब्रिडाइजेशन बनता है, एफ पी, एफ पी टू, एफ पी थ्री, एफ पी थ्री डी। तो इस प्रकार से हम उसमें देखते हैं एस कक्षक की भाग भाग कितना है। जैसे कि देखो, एफ पी में क्या है, 50%, 50% एफ और बाकी का 50% क्या है आपका, पी होगा। ठीक उसी प्रकार से एफ पी स्क्वायर में क्या होगा, अब देखो पी आपके दो हो गए ना, मान लेते हैं हम इसको 100%, तो आपके पास एक एस है और बाकी दो आपके पी है, तो एस का प्रतिशत क्या हो जाएगा फिर, ओके, परसेंटेज क्या हो जाएगा, 33.33% के आसपास। जबकि पी का भागीदार कितना हो जाएगा फिर, 66 ऐसे मान लेते हैं हम, एक कुछ भी फोर भी ले सकते हैं ना। तो देखो, अब इसमें एफ में 50, एफ पी में आपका 50% एफ करेक्टर है, जबकि एफ पी टू में 33% है, ओके। तो एस करेक्टर किस में ज्यादा होगा, एफ पी में ज्यादा होगा। इसी को हमने बोल रखा था परसेंट ऑफ एस करेक्टर। आपको ऐसे ही निकालने आना चाहिए, ओके। परसेंटेज करेक्टर कहने का मतलब एस प्रतिशत किसमें अधिक है, या एस कक्षक की भागीदारी कहाँ पर अधिक है। जितना ज्यादा भागीदारी होगा उतना ज्यादा उसका विद्युत ऋणात्मकता होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट लिख लो कि परसेंट एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो विद्युत ऋणात्मकता के। Percent S character increases, then electronegativity was also increases. Okay. अब जैसे मैं कुछ लिख भी देता हूँ, एफ पी का लिखता हूँ मैं 25% एफ होगा, एफ पी टू में कितना होगा, सॉरी मैंने
एफपी में आपका 50% एफ करेक्टर होगा, एफपी टू में आपका 33% होगा और एफपी थ्री में आपका 25% एस करेक्टर होगा। ओके, परसेंट एस करेक्टर की बात करें तो ओके। अब यदि मैं पूछूं कि एफपी, एफपी2 और एफपी3 में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कहाँ पे है, तो एफपी में सबसे ज्यादा होगा। चलो मैं ई एन ऑर्डर लिख देता हूँ। ई एन ऑर्डर एफपी में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद एफपी2 में और उसके बाद फिर एफपी3 में। ओके, अब यहीं से मैं यदि कोई एग्जांपल ले लूँ तो CH4, CH2 और थर्ड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार का। ओके, H और H। अब इनके बीच यदि विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर निकालने के लिए बोला जाए, तब आप हमने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा परसेंटेज करेक्टर, उसके आधार पे निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे Fp है, यहाँ पर Fp2 और यहाँ पे Fp3। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fp का होगा, उसके बाद Fp2 का होगा। तो कुछ इस प्रकार से हमको ऑर्डर मिलेगा। ओके, चलिए अब और इसमें ज़्यादा देखने को नहीं लगेगा, और कुछ और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं जिससे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो कुछ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। चलो इसको मैंने नाम दिया ए, इसको नाम दिया मैंने बी, CH3। अब इन तीनों में अब इन तीनों में आपको देखना है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसका ज्यादा है। ओके, तो हमने पहले क्या देखा था, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, देखो यहाँ पे आपका कार्बन और ऑक्सीजन है, तो हम जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो जो ई एन ऑर्डर होगा वो सबसे पहले किस में होगा, बी में होगा, बी के बाद आपका ए में होगा और ए के बाद आपका सी में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफ पी है और यहाँ पे आपका Fp3 है। ओके, तो जो आपका विद्युत ऋणात्मकता का ऑर्डर होगा उसमें आपको सबसे पहले पेरियोडिक टेबल के अनुसार आगे बढ़ना है, लेफ्ट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट। ओके, और टॉप टू बॉटम, और फिर आपको देखना होगा कि कौन पहले आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप पहले विद्युत ऋणात्मकता निकालोगे। उसके बाद यदि डबल बंड, ट्रिपल बंड और सिंगल बंड दिखे तब आपको एसपी करेक्टर, सॉरी परसेंट एस करेक्टर की ओर आगे बढ़ना है। ओके, अब हम टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट,
अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों जरूरी था अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब हम टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे तो ये दो प्रकार से होते हैं, एक प्लस आई होता है और एक आपका माइनस आई होता है। तो जब प्लस आई और माइनस आई को समझने के लिए हमें विद्युत ऋणात्मकता को समझना बहुत जरूरी था। तो दो प्रकार के हमारे इंडक्टिव इफेक्ट्स होते हैं। पहला मैंने बताया था प्लस आई और दूसरा होता है आपका माइनस आई। प्लस आई किसको बोलेंगे? तो जो डोनेटिंग ग्रुप होगा, प्लस आई कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैचमेंट होगा वो प्लस आई दिखाएगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैचमेंट होगा वो आपका माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा। डोनेशन क्यों करेगा? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का दूसरा नाम होगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का दूसरा नाम होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ओके, अब देखो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कार्बन की श्रृंखला ले लिया और मैंने लगा दिया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ओके, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी मैंने लिया है कार्बन की श्रृंखला और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। अभी आपको केवल देखो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर देखना है ना कि यहाँ पे लोन पेयर। कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो लोन पेयर है। ओके, लोन पेयर है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में हम केवल विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर देखेंगे, लोन पेयर को हमको नहीं देखना है। चूंकि अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऑक्सीजन के पास है तो ये इस प्रकार का ये मूवमेंट दिखाएगा। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगा कुछ इस प्रकार से होगा, इसलिए ये कैसा शो करेगा? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह। ओके, मतलब कौन सा इफेक्ट बताएगा? प्लस आई इफेक्ट। ओके, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर है, इस कारण ये क्या बताएगा? माइनस आई इफेक्ट बताएगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, जब अपनी ओर खींचेगा इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। ओके, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का विथड्रॉ हो रहा है ना, एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे मॉलिक्यूल की ओर आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किसको बोलेंगे? ऐसे ग्रुप जो किसी भी मॉलिक्यूल से जुड़ के वहां के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लग जाए। ओके, चलो, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसको बोलेंगे? ऐसे ग्रुप जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जुड़ के उसको अपना इलेक्ट्रॉन प्रदान करने लगे, हम उसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे। ओके, चलिए फिर आज के लेक्चर में यहीं तक, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।